नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं अभिषेक तिवारी आज 2021 पीसीएस का सिलेबस लेके आ रहा हूं आप लोगों के सामने। क्या एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है 2021 पीटी के सिलेबस में। आप ये समझिए कि 2018 से लगातार पीसीएस अपने सिलेबस में परिवर्तन करता जा रहा है। लड़कों का सिलेक्शन उसी रूप से अनसिलेक्टेड होने की लिस्ट में निरंतर बढ़ रहे हैं। क्यों? आखिर उस रूढ़िवादी चीजों पे हम लोग निरंतर चल रहे हैं और उस रूढ़िवादी पैटर्न को ही फॉलो करते जा रहे हैं, जबकि हम ये नहीं देख रहे हैं कि पीसीएस में इस बार परिवर्तन क्या हो रहा है। निरंतर आप लोग देखते होंगे तो परिवर्तन की प्रक्रियाएं चालू हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो। क्या आखिर इनमें परिवर्तन हो रहा? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पीसीएस में आप लोगों के पीटी का सिलेबस क्या क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि पीसीएस के पीटी के सिलेबस को किस रूप में तोड़ रहा है आयोग, या यूपीएससी का आयोग किस रूप में तोड़ रहा है और आपको तैयारी कैसे करनी है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने पीसीएस का सिलेबस। मौखिक रूप से ये सभी छात्रों को पता है कि यही सिलेबस होता है, लेकिन एक बार फिर भी मैं आप लोगों के तरीके से बताना चाहता हूं कि यूपीएससी 2021 का सिलेबस क्या होगा, आयु सीमा क्या होती है। पीसीएस हो, आपके जो पीसीएस के एग्जाम यूपी का दे रहे हैं उसकी आयु सीमा क्या है। 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु सीमा दी गई है जनरल कैंडिडेट को। ठीक है, किसको? सामान्य वर्गीय छात्रों के लिए 21 से 40 वर्ष का तय किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आयु सीमा की छूट पे कि आयु सीमा की छूट कितनी किसको दी गई है, तो वो भी हम लोग बहुत अच्छे से समझ लें, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि जो छात्र वृद्धावस्था तक पढ़ना चाहते हैं वो छात्र उस पे भी फोकस करते हुए चले। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं ओबीसी में 5 वर्षों की छूट दी गई है, एससी और एसटी में भी 5 वर्षों की छूट दी गई है। अगर हम बात करें 40 वर्षों तक जनरल की 5 वर्षों की छूट मिल गई, तो यहां पर आपको क्या है 45 वर्ष तक एग्जाम देने की पूरी छूट दी जा रही है। ठीक है, विकलांगों को यहीं पर 15 वर्षों की दी जा रही है, मतलब कि विकलांग व्यक्ति पीसीएस का एग्जाम 55 वर्षों तक दे सकता है। ठीक है, मतलब आपको वृद्ध बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। ठीक है, इन चीजों पे आप गौर करिएगा कि आयोग ने ये क्यों दिया और आप लोग क्यों ये देखना चाहते हैं। अभी हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, योग्यता क्या होगी आपकी? योग्यता होगी स्नातक की। बीए पास हो, बीएससी पास हो, बीटेक हो, एमबीबीएस हो या बीकॉम हो, या जो भी आपने स्नातक स्तर पे अपना ग्रेजुएशन में किया है, स्नातक जहां से भी किया है, स्नातक होना अनिवार्य है। चाहे वो एलएलबी स्नातक हो या फिर आप लोग ऑनर्स से स्नातक हो, लेकिन स्नातक होना अनिवार्य है। ठीक है, पीसीएस की बात करते हैं तो पीसीएस पीटी में क्या क्या आप लोगों के मेंशन है, सिलेबस आप लोगों का पूरा क्या है। सॉरी, यहां पर अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले पीटी आता है, प्रारंभिक परीक्षा होती है, फिर इसके बाद मुख्य परीक्षा होती है, फिर इसके बाद आपका साक्षात्कार होता है। मतलब 3 चरणों की यह प्रक्रिया है और प्रथम चरण ही निकालना मुश्किल पड़ जा रहा है बच्चों को। क्यों? क्योंकि रीजन है उसका नहीं निकाल पाने का। हम लोग पहले आते हैं पेपर पे डिस्कस करते हैं कि 200 अंक का प्रथम प्रश्न पत्र होता है, क्योंकि आपकी प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पेपर होते हैं आप लोग इसे देख लीजिए। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र आपका क्या होगा? जीएस का होता है। ठीक है, सामान्य अध्ययन का होता है, सामान्य ज्ञान का नहीं होता है, सामान्य अध्ययन का होता है। सबसे बड़ा अंतर यही आता है कि ज्ञान और अध्ययन में बड़ा अंतर हो जाता है। ठीक है, दूसरा पेपर होता है आपका सी सेट का पेपर होता है। दोनों में अगर प्रश्न देखे जाएं तो प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है, एक में आते हैं जो सामान्य जनरल स्टडी का आपका पेपर होता है, फर्स्ट पेपर जो प्रथम पाली में होता है। ये किस में होता है? ये आपका प्रथम पाली में होता है, प्रथम पाली। ठीक है, प्रथम पाली में होता है। इसमें प्रश्न आते हैं आपके 150 प्रश्न आते हैं।
और आपका सी सेट होता है द्वितीय पाली में। इसमें प्रश्न कितने आते हैं? 100 प्रश्न आते हैं। अब यहीं से कंपटीशन आप लोगों का शुरू होता है। दोनों के अंक अगर देखे जाएं, जीएस में आपको 200 अंक मिलते हैं और सी सेट में भी आपको 200 अंक मिलते हैं। यहां पर अंकों का विभाजन अगर देखें हम, तो एक प्रश्न पर आपको 1.33% अंक मिलता है जनरल स्टडी पर, और वहीं पर सी सेट में आपको एक प्रश्न का आंसर देने पे 2 अंक मिलते हैं। दोनों में निगेटिव मार्किंग है। आप ये मान के चलिएगा कि यहां पर आपको निगेटिव 1/3 निगेटिव मार्किंग चलती है। यदि आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो एक सही प्रश्न चला जाता है। ठीक है, तो 1/3 इस पे निगेटिव मार्किंग है। अब यहां पर जो सेकेंड पार्ट है आपका, ये क्वालिफाइंग है। एक छलावा है ये कि क्वालिफाइंग है केवल, ठीक है, लेकिन क्वालिफाई करने के लिए भी आपको अटूट मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि मैथ आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, जो नॉर्मल बच्चों को नहीं आती है। कम्युनिकेशन आता है, जो कम्युनिकेशन सही से कोई पढ़ाता नहीं है, बताता नहीं है कि कम्युनिकेट कैसे करना है। डिसीजन मेकिंग आती है। अगर आप दिमाग से अधिकारी नहीं होंगे तो डिसीजन भी आपके सही नहीं होंगे। ठीक, अगर आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है तो कम्युनिकेट भी सही दिशा में नहीं कर पाएंगे। तो चीजों को हमें यहां पर समझना है। ठीक है, कि आपको 200 क्वेश्चन में से यहां पर कितने चाहिए? लगभग मोटा मोटा मैं मानता हूं कि आपको यहां 40 प्रश्न चाहिए क्वालिफाइंग में, किसी भी विदाउट हेडेक के, कि 39 क्वेश्चन चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आप 40 क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद आप फ्री हो जाइए। ठीक है, यहां पर आपको चाहिए लगभग 100 to 105 क्वेश्चन, ठीक, जिसमें आप टेंशन फ्री हो जाएं, आपका दिमाग एकदम तसल्ली से रहे। लेकिन आएंगे कैसे? बात ये आती है। तो हम लोग सबसे पहले सिलेबस देखते हैं, फिर सिलेबस के जो नेक्स्ट सेशन होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आएंगे कैसे नंबर। आखिर बार बार यही प्रश्न आता है कि साहब सिलेबस तो सब पता है लेकिन आएंगे कैसे। तो रियलिटी यह है कि सिलेबस किसी को नहीं पता है, क्योंकि सिलेबस में क्या मेंशन है। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में लिखा है भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। ये एक लाइन मेंशन की गई है आपके सिलेबस में, भारत और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास। अब आपको यह नहीं पता है कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। अब यहीं से कहानी शुरू होती है एक टीचर की, कि वो आपको तोड़ के बताए, समझाए कि कहां से प्रश्न बनेगा, कैसे प्रश्न बनेगा, प्रकृति क्या होती है, सिलेबस रियल में क्या है। रियल में ये नहीं है आपका सिलेबस, ये एक आउटर कोर है। मतलब कह देते हैं कि एक आभा मंडल बना के हमने दे दिया। आंतरिक रूप में बहुत सी चीजें अभी पड़ी हैं इसके, उसे हमें समझना होगा। नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं ज्योग्राफी के सिलेबस पे, तो यूपी पीसीएस ने या यूपीएससी आयोग ने, आपके पीएससी आयोग ने क्या दिया हुआ है, ये चीज आप लोग देख लीजिए। भारत और विश्व भूगोल, क्या वर्ड यूज किया है? भारत और विश्व भूगोल। भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, ठीक, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। आप सिलेबस उठा के देखिएगा यूपी पीएससी आयोग का, तो उसमें इतना ही मेंशन है। लेकिन वास्तविकता में क्या पूरा भारत पढ़ना पड़ेगा? क्या पूरा विश्व पढ़ना पड़ेगा? क्या पूरी आर्थिक भूगोल पढ़नी पड़ेगी? तो आपको सिलेबस ले लेना चाहिए, आपको यही ऑप्शनल लेना चाहिए, किसी को हिस्ट्री लेना चाहिए, सभी ऑप्शनल की तरह पढ़ना पड़े हमें, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है। चीजों में परिवर्तन क्या है, बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि परिवर्तन क्या है, आखिर आपको समझना क्या है। पॉलिटी पे देखते हैं हम लोग कि पॉलिटी में आप लोगों से प्रश्न क्या है, आपका सिलेबस क्या मेंशन किया गया। भारतीय राजनीति एवं शासन, ये आपके सिलेबस में दिया गया है, ठीक है। अब इसी को उसने कुछ पार्टों में अगर हम देखें तो नंबर 1 संविधान आपका दे दिया। मतलब क्या पूरा संविधान पढ़ें हम? प्रश्न यहां पर आएगा कि पूरा संविधान पढ़ें, तो पढ़ते ही रह जाएंगे, ठीक है। दूसरा है राजनीति व्यवस्था, तो हमें क्या अब राजनीति में घुस के जानना पड़ेगा कि राजनीति व्यवस्था क्या है, ठीक है। पंचायती राज और लोक नीति, तो आपको मेंशन उसने क्या कर दिया है, केवल यहां पर अगर देखेंगे तो पंचायती राज और लोक नीति पे उसने फोकस किया है। बाकी सब चीजें पॉलिटी में क्या आएगा? कभी आप सोचते हैं कि हमें जो सिलेबस दिया जा रहा है वो क्या है सिलेबस? आखिर
उसको हमने एक डिब्बे में 4 लाइनों में लिख के हमने पूरा का पूरा सिलेबस आपको दे दिया। उसमें हमने कुछ भी ऐसा नहीं बताया है कि क्या पूछेंगे हम, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को यह समझना होगा कि सिलेबस में आखिर एक्चुअल में क्या है, जो आयोग देता है क्या वही सिलेबस है या उससे इतर है सिलेबस हमारा, या उससे ज्यादा चीजें जाननी है, या हमें संपूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स में आपके सिलेबस में जो मेंशन है वो आर्थिक सामाजिक सतत विकास, यहां पर कहीं और कुछ मेंशन नहीं है, आर्थिक सामाजिक सतत विकास। अब कहां का सतत विकास होगा, विश्व स्तर का होगा या भारत का होगा या राज्य स्तर का होगा या घर स्तर का होगा या ग्रामीण स्तर का होगा, कहीं मेंशन नहीं किया है आयोग ने आपके साथ। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है गरीबी। अब गरीबी के स्तर की बात करेगा या गरीबी के बारे में बात करेगा, यह भी मेंशन नहीं किया है आयोग ने, ठीक है। तो इन चीजों पे आप लोगों को फोकस करना है, जो हम लोग आगे की क्लास में आप लोगों से डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, प्रश्न कैसे आते हैं, और अगर प्रश्न हमारे बताए हुए पॉइंट पे नहीं आए तो आप बताइएगा मुझे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं अंतर्विष्ट जनसांख्यिकीय। क्या है? अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी। अब इस तीसरे पॉइंट को इसने मेंशन कर दिया है, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, ठीक है। सांख्यिकी में आपका क्या पॉइंट आएगा क्या नहीं आएगा ये अब आप लोगों को सोचना है। सामाजिक क्षेत्र का इनिशिएटिव, क्या इनिशिएटिव लेगा सामाजिक क्षेत्र में गवर्नमेंट लेगी, कौन लेगा कौन नहीं लेगा, ये हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बाद उसने क्या कह दिया है, आदि चीजें। अब आदि में कहीं पर भी कुछ ऐसा नया दिख रहा है आपको इस सिलेबस में जो आप लोगों को समझ में आ जाए कि पीसीएस को कैसे क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट पे आते हैं पर्यावरण में, उसने 2 पॉइंट दिए हैं। इस तीसरे पॉइंट को हमने थोड़ा सा मेंशन किया है आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि कैसे आप लोगों के प्रश्न कहां से बनाता है। एक तो है डाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है, जैव विविधता की बात कर रहा है। क्या केवल जैव विविधता से ही प्रश्न जनसंख्या, पर्यावरण, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में पूछा जाता है आप लोगों से? ऐसा नहीं होता है केवल डाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछे वो, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, दूसरा पॉइंट उसने जलवायु परिवर्तन, मतलब 2 पॉइंट उसने यहां पर एक्सप्लेन किए हैं, इसके बाद उसने और कुछ आपसे बात नहीं कही है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, नए नवीन पर्यावरणीय मुद्दे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और यहीं पर और भी चीजें मेंशन होंगी। जब हम इसका सिलेबस ओपन करेंगे तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है छात्रों का, आखिर जानकारी क्या ऐसी है जो वो हमेशा लैग कर जाते हैं और आउट हो जाते हैं। मेहनत तो आप करते ही करते हैं। लगभग हर छात्र, जो मैंने इलाहाबाद में देखा है, 12 से 15 घंटे, ठीक है, 12 से 15 घंटे वो रटता है। केवल रटने से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, मैं बार बार बोल रहा हूं। आप लोग रटते रहिए और पीसीएस से आउट होते रहिए और अपने आप को रोज कोसिए। आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर काम करने की चीज है, आपके अंदर ललक है, लेकिन बस क्या है कि आप चीजों को समझ नहीं पाते हैं। उसने एक लाइन में चीजें दी हैं, उससे इतर बहुत बड़ा सिलेबस है, इसकी बहुत सी चीजें हैं और बहुत एक कहते हैं ना कि एक अगर इसको समझ लिया आपने तो फिर आपका पेपर आपके हाथ से कहीं नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। अब इसने क्या कर दिया, सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान में आप लोग अपने अकॉर्डिंग गेस करते रहिए और हम अपने अकॉर्डिंग गेस करें, ठीक है। इसके बाद उसने लास्ट में दे दिया है सिलेबस में, ये मैंने आज पीटी का सिलेबस मेंशन किया है, मेंस का नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अभी जब तक आप लोगों का पीटी नहीं निकलेगा तो मेंस की बात क्या करूं, ठीक है। दूसरी चीज करंट अफेयर्स की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है कि करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आपका ये पूरा का पूरा यूपी पीसीएस का सिलेबस है जो पीटी का है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखिए लीजिएगा कि जब तक आपको मेंस पूरी तरह नहीं समझ में आएगा तो पीटी निकल भी जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा। जब तक आपके पास आपका ऑप्शनल नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं बता सकते हैं, ना समझा सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो इस पे हम लोग सबसे पहले जो आज बात किए हैं वो केवल और केवल पीटी बेस पे बात कर रहे हैं, और इसका जो कल का वीडियो होगा वो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि उस पे आप लोगों को मिलेगा टोटल एक्सप्लेन सिलेबस
कि आपका कहां से पीटी में पूछा जाता है और एक्चुअल में सिलेबस क्या है। जो आयोग ने दिया है 2 लाइनें वो सिलेबस नहीं है, जो रियल सिलेबस है उस रियल सिलेबस पे हम लोग कल बात करेंगे आप लोगों के साथ। तो कोशिश करिए जहां तक भी यूपी पीसीएस के छात्र हैं, जहां तक आप लोगों की पहुंच है वहां तक इस वीडियो को शेयर करिए, आग की तरह फैलाइए, वहां तक सभी बच्चों के पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे को यह अधिकार है कि सही दिशा पे नॉलेज हो, सही दिशा की गाइडलाइन उसे प्राप्त हो। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल के क्लास में। थैंक यू वेरी मच।